हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स के छात्रों के लिए पेपर 6 सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जो चर्चा हो रही थी, जो कि ग्रुप ए में आता है, उसमें गेस्टाल्टवाद को लेके विभिन्न उनके कंट्रीब्यूशंस की चर्चा हो रही थी और उनके द्वारा दिए गए परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग एंड मेमोरी संबंधित जितने भी सिद्धांत और विचारधाराएं हैं उनकी व्याख्या हुई। लेकिन एक स्कूल के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का एज ए होल क्या योगदान रहा है, उस पर आज हम अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अन्य संप्रदायों के तरह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्कूल के रूप में डेवलप किया। 1910 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के पटल पर छाया रहा और विभिन्न पहलुओं पर उसने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अस्पष्ट क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिया। इनके जितने भी कंट्रीब्यूशंस हैं उसको 6 भागों में बांट कर हम सुविधा के लिए अध्ययन करते हैं। पहला है कि मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विधियाँ। गेस्टाल्टवाद अंतर्निरीक्षणवाद के भी काफ़ी नज़दीक रहा और वह कॉन्शस एक्सपीरियंस की बात को, इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात को स्वीकार करते थे। कोलरकोफ का और वर्दाइमर का मत था कि मनोविज्ञान एक इमीडिएट एक्सपीरियंस का अध्ययन करता है जिसमें मूल रूप से मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग आदि कार्यों का अध्ययन किया जाता है। परंतु लेटर गेस्टाल्टिस्ट, उत्तरकालीन गेस्टाल्टवादी जिसमें कर्ट लेविन का नाम आता है, उन्होंने बिहेवियरिज्म को भी स्वीकार किया और व्यवहारवाद की भी व्याख्या की, व्यवहारवाद को भी अपनाने की बात की और उनका कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का भी अध्ययन करता है और व्यवहार को परसेप्शन से जोड़कर अध्ययन करने की बात की। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार और इमीडिएट एक्सपीरियंस दोनों का ही अध्ययन करता है। इन लोगों ने, अर्थात गेस्टाल्टवादियों ने, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में माना। लेकिन उनका एक शर्त था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड उन्हीं लोगों के द्वारा कराया जाना चाहिए था जो कि ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट हों, अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि के द्वारा ही अध्ययन हो, परंतु वह एकदम प्रशिक्षित हो और घटनाओं का बहुत उत्तमता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत गुणवत्ता के साथ उसका अध्ययन करें। दूसरा कंट्रीब्यूशन को हम लोग अभिगृहित या पोस्टुलेट्स के नाम पर जानते हैं। व्यवहारवाद के समान गेस्टाल्टवाद ने भी अपने विचारों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ पोस्टुलेट्स का प्रतिपादन किया, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टुलेट्स के नाम से चर्चा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गेस्टाल्टवादियों ने किसी भी चीज़ के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को होल पार्ट थ्योरी या होल पार्ट साइकोलॉजी का नाम दिया और किसी भी चीज़ का अध्ययन उन्होंने एज ए होल, समुच्चय के रूप में, पूर्ण के रूप में करने की बात की, न कि अंश के रूप में। यह उसका प्राइमरी पोस्टुलेट्स कहलाता है गेस्टाल्टवादियों का। सेकेंडरी पोस्टुलेट्स के रूप में समग्रता की विशेषताओं के बारे में व्याख्या करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, अनकंटिन्यूटी व्यू ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी पोस्टुलेट्स के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़। और उन्होंने कहा कि जो सूझ का सिद्धांत है या सडन डिसकंटिन्यूस इंक्रीमेंट्स होती है,
जिसको कि सूझ हम लोग बोलते हैं, वह भी सेकेंडरी पोस्टुलेट्स में आता है। तीसरा, उन्होंने मन और शरीर की व्याख्या की। माइंड बॉडी प्रॉब्लम्स या रिलेशंस के बारे में व्याख्या करते हुए बताया कि मन शरीर समस्या का आदर्श समाधान प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, समकृतिकता का नियम। यह नियम निश्चित रूप से पैरालिज्म को बतलाता है, परंतु यह समानांतरवाद वुंड तथा टीचनर के समानांतरवाद से भिन्न था। अर्थात संरचनावादियों के समानांतरवाद से गेस्टाल्टवादियों का समानांतरवाद था। गेस्टाल्टवादियों के लिए एक साइकोफिजिकल पैरालिज्म था, क्योंकि इसमें परसिव्ड फील्ड या मेंटल फील्ड तथा ब्रेन फील्ड में बिंदु से बिंदु का संबंध था, जबकि ठीक इसके विपरीत संरचनावादियों के लिए इन दोनों के बीच साइकोफिजिकल पैरालिज्म था, क्योंकि इसमें मानसिक घटना तथा दैहिक घटना फिजिकल और मेंटल इवेंट्स में बिंदु से बिंदु का संबंध पाया गया। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा एक और क्षेत्र जिसे फिजिकल फील्ड या ज्योग्राफिकल फील्ड, जो प्रत्यक्षित क्षेत्र या मानसिक क्षेत्र से नहीं मिल सकता है, जैसा कि हम विभिन्न तरह के भ्रम के प्रकार में होते हुए पाए जाते हैं, वह भी था। इस तरह से माइंड और बॉडी प्रॉब्लम्स को गेस्टाल्टवादियों ने पैरालिज्म के आधार पे, प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के आधार पे व्याख्या करने की कोशिश की। चौथा कंट्रीब्यूशन था कि नेचर ऑफ डाटा, आंकड़ों की प्रवृत्ति। तात्कालिक अविश्लेषित अनुभव से प्राप्त आंकड़े ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के लिए प्रमुख आंकड़े थे। इमीडिएट एक्सपीरियंस से जो डाटा हमको प्राप्त होता था, वही उसका गेस्टाल्टवादियों का प्राइमरी सोर्सेज या मेन सोर्सेज आंकड़ा कलेक्शन का था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के आंकड़े को गिवन कहा या प्रदत्त कहा। प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन में प्रदत्त का प्रयोग काफ़ी होता है। वे तात्कालिक अविश्लेषित अनुभूति के आधार पर प्राप्त आंकड़ों को स्वीकार कर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा संरचनावादियों से काफ़ी सादृश्यता दिखलाई। चूँकि जब वो इमीडिएट एक्सपीरियंस को और उससे कलेक्टेड डाटा को स्वीकार करने लगे, तो यह माना गया कि जैसे संरचनावादी इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात करते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक उसी तरह जब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। परंतु इसके बावजूद भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी संरचनावादी से इस अर्थ में भिन्न थे कि उन्हें संरचनावादियों द्वारा की गई व्याख्या पसंद नहीं थी। हालांकि ये बहुत आत्मगत बिंदु था, सब्जेक्टिव चीज़ था कि संरचनावादियों के द्वारा जो व्याख्या की गई थी वह गेस्टाल्टवादियों को पसंद नहीं थी, लेकिन इसके व्याख्या के क्रम में गेस्टाल्टवादियों ने कोई सही प्रत्युत्तर प्रमाण के साथ प्रस्तुत नहीं किया। गेस्टाल्टवादियों ने सीखने तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्षेत्र में व्यवहारात्मक आंकड़ों को भी स्वीकार किया, बिहेवियरल डाटा को भी एक्सेप्ट किया। इस तरह से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यवहारवाद के मनोविज्ञान को काफ़ी हद तक स्वीकार किया। इसीलिए कहा भी जाता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक आंकड़ों को लेके एवं अन्य प्रत्ययों को लेके कुछ हद तक संरचनावादियों के करीब थे और कुछ हद तक बिहेवियरिस्ट के करीब थे। अर्थात दोनों के बिंदुओं को, दोनों के अध्ययनों को, दोनों की बातों को ये स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व्यवहारवादियों से इस अर्थ में भिन्न थे कि वो लोग व्यवहार का अध्ययन करके उसे मनोवैज्ञानिक फील्ड से न केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर से संबंधित करना चाहते थे, बल्कि वो इसके विरुद्ध में भी बात करते थे। तो कहीं कहीं जो व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट था उससे संरचनावादियों से तो मिलते जुलते थे, परंतु व्यवहारवादियों के कुछ कॉन्सेप्ट से जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे वो इत्तेफाक या संबंध नहीं भी रखते हुए पाए गए हैं। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। गेस्टाल्टवादियों के द्वारा चयन का नियम दिया गया और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति किसी भी प्रत्यक्षीकरण में, जो कि किसी भी ज्ञान का पहला स्रोत होता है, उसमें चयन के नियम से हम लोग परसेप्शन करते हैं।
और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में चयन का सहारा लेता है। प्रत्यक्षण के क्षेत्र में सभी अंशों की भूमिका होती है, अतः उनके लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ये सारे अंश किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं और संगठन के लिए चयनित कैसे हुए हैं। व्यक्ति क्यों क्षेत्र के कुछ अंश को आकृति के रूप में और कुछ अंश को उसके बैकग्राउंड के रूप में देखता है, इसकी भी व्याख्या उन्होंने की। रूबिन, जो कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया जिसके सहारे परसेप्चुअल होल के कुछ अंश को व्यक्ति आकृति के रूप में देखता है तथा कुछ अंश को वो बैकग्राउंड के रूप में परसेप्शन करता है। बाद में गिब्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन के कुछ ऐसे विशेषताओं का उल्लेख किया जिसमें चयन अधिक आसान हो जाता है। तो इस तरह से दोनों रूबिन और गिब्सन के अध्ययनों पर यदि हम गौर करेंगे और गेस्टाल्टवादियों की बातों को विश्वास करेंगे तो यह मानेंगे कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है और परसेप्शन से रिलेटेड जितने भी नियम और परिनियम गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बनाए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का नियम को बहुत ही अधिक महत्व दिए और इसको आधार के रूप में प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यक समझा। अंत में प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन या संबंधन का नियम, जो कि छठा कंट्रीब्यूशन के रूप में गेस्टाल्टवादियों के द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के इतिहास में जाना जाता है। गेस्टाल्टवादियों के लिए संबंध की समस्या का स्वरूप कुछ वैसा नहीं था जैसा कि साहचर्यवादियों तथा संरचनावादियों के लिए था। संरचनावादियों के लिए चेतन के तत्व साहचर्य के वेरियस लॉज के द्वारा आपस में कॉन्शस एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने इसके विपरीत अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इसे जो संरचनावादियों का चेतन को तोड़ के जो तत्व प्राप्त होते हैं उसकी व्याख्या जब वेरियस लॉज के आधार पर संरचनावादी करने लगे तो गेस्टाल्टवादियों ने इसे एक नाम दिया जिसे बंडल हाइपोथेसिस के नाम से मनोविज्ञान में जाना जाता है। और बंडल हाइपोथेसिस को जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया, क्योंकि इन लोगों का मत था कि समग्रता का प्रत्यक्षीकरण उनके अंशों के प्रत्यक्षीकरण का योग नहीं होता है, इसलिए उनके अंशों को जोड़कर समग्रता का निर्णय करने का प्रत्यक्षीकरण करना एक बेकार एवं अर्थहीन प्रयास है। गेस्टाल्टवादियों का मत है कि यदि बंडल हाइपोथेसिस को सही मान लिया जाए तो प्रत्यक्षीकरण को साधारण एवं आरंभिक प्रत्यक्षीकरण का मात्र एक योग माना जाएगा, जो कि वास्तव में नहीं है। इन लोगों का अर्थात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का साफ कहना था कि यदि पुस्तक का हमको परसेप्शन करना है तो उसको फाड़ के पन्नों के रूप में न कीजिए, बल्कि सारे पन्ने जब गूथे जाएंगे और पुस्तक की आकृति का रूप आ जाएगा और उसका प्रत्यक्षीकरण हमें पुस्तक के रूप में ही होगा, न कि उसके पन्ने के रूप में। और संरचनावादियों का ठीक इसके विपरीत मत था कि पुस्तक को जब हम फाड़ेंगे, तोड़ेंगे, काटेंगे तो पाएंगे कि पहला पेज मोटा गत्ता होता है, दूसरे कई प्रकार के उसमें पेज होते हैं, उसमें कई धागे होते हैं, स्टेपलर से वो सिया हुआ रहता है। तरह तरह की बातों का आधार पर वह पुस्तक के तत्वों को या उसको विभाजित करके अध्ययन करने की बात, यह संरचनावादी का सोच हो सकता है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि नहीं, हम लोग जब तत्वों में उसको विश्लेषित करेंगे तो पुस्तक का जो अपना कॉन्सेप्ट है, पुस्तक का जो अपना देखने का नज़रिया लोगों में है, वह समाप्त हो जाएगा और वह मात्र पन्ना मात्र का रह जाएगा, न कि पुस्तक का परसेप्शन होगा। यही दोनों में बेसिक अंतर था। गेस्टाल्टवादियों ने यह भी स्पष्ट किया कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम को संबंध का नियम कहना अनुचित होगा, क्योंकि इन नियमों से पता चलता है कि किस तरह से एक विशेष संरचना की उत्पत्ति होती है, न कि यह पता चलता है कि अमुक संरचना की उत्पत्ति में कौन सा तत्व संबंधित है। संप्रदायों के समान अन्य संप्रदायों के समान गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी इमीडिएट एक्सपीरियंस तथा व्यवहार के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कारकों पर भी बल देते थे। तो यह स्पष्ट है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म, जो कि संरचनावाद से अलग था, उसकी बात करते थे
अब हम अंत में यह देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक एक मनोविज्ञान के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में पाएंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में उभरा। इसके परसेप्शन पर किए गए काम तो इतने मार्वेलस और इतने उत्तम थे कि आज भी इस पर रिसर्च होता है और मनोवैज्ञानिक इसके तह में जाके नए नए संप्रदायों की खोज करते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टुलेट्स अभी भी आधुनिक शोध एवं प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मनोविज्ञान के इतिहास में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि अंतिम क्लास होगा इससे रिलेटेड, इस अध्याय से रिलेटेड, जिसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आलोचनाएं एवं वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा और संबंधित प्रश्न अगले क्लास में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।